नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विकास एवं संसाधन, उसका हमने फर्स्ट वीडियो आपको बता दिया था। संसाधन के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी बताई थी कि संसाधन क्या होता है। देखिएगा, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, संसाधन पर्यावरण में ऐसी चीज़ें जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यानी कि संसाधन पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर हमारी आवश्यकता के लिए प्रयुक्त होती है तो वो संसाधन है। और जिसके लिए क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए और आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसा होना चाहिए, संभाव होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में फुल एक्सप्लेन करके बताया था कि किस टाइप से होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर देख लीजिएगा। देखिए, संसाधन में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा कि पर्यावरण में क्या होना चाहिए। पर्यावरण में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, देखिएगा ये अभी आपका मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्या एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्रौद्योगिकी द्वारा इस मोबाइल को बनाया गया। तो आप हमें देख रहे हो, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध था, इस वजह से मोबाइल बन पाया। अगर आप आज से 50 साल पहले ये सोचे कि मोबाइल स्मार्टफोन था तो नहीं था, ठीक है। तो क्या उसके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होना चाहिए और आर्थिक रूप से भी संभव होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभव का मतलब यानी कि रुपए में संभाव होना चाहिए। ऐसा मतलब ऐसी चीज बन जाए जो मतलब बहुत कॉस्टली हो, कोई ले भी ना पाए, तो उससे क्या मतलब, ठीक है। तो पर्यावरण में ऐसी चीजें जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यानी कि हमारे उपयोग में आ सकती हैं और जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये संसाधन का आपका था। देखिए, संसाधन कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था संसाधन कई प्रकार के होते हैं। हम कुछ सारे प्रयोग, आप जितने भी प्रकार है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर पहला आता है कि आपको उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपको कौन सा होता है, एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। अब जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है, देखिए। यानी कि जैव संसाधन जो जीवित है, क्या है, जीवित है। देखिए, ये सारे संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने जैव मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं। और कैसे रहते हैं ये हमारे, कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। अभी आपको लिखना कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। क्या होता है, जीवन, यानी कि जीवित होते हैं। अब जैव मंडल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिएगा जैव संसाधन क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है, क्या, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधन का सबसे अच्छा उदाहरण आपका मनुष्य हो जाएगा। वैसे सबसे अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि देखिएगा ये अधिकतर नष्ट करता जा रहा है। जितने भी जैव मंडल में जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, इन सबको नष्ट करता जा रहा है। तो ठीक है, मनुष्य आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपका वन्य जीव हो जाएंगे, वन्य के जितने भी जीव हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा वनस्पति यानी, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें उदाहरण हो जाएगा पशुधन। क्या हो जाएगा, पशुधन भी इसमें के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। मत्स्य भी आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जीवित है, लेकिन ऐसे जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं। और ऐसे जीव जो जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका जैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद हमने आपको फुल एक पीपीटी में बताई। देखिए, जैव संसाधन यहाँ पर देखिएगा, ये हमने आपको ये बताया कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल, यानी कि जीव मंडल क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, यानी कि देखिए आपका मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति जात हो जाएगा, प्राणी जात हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा और जीवन पशुधन आदि हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्या होता है जैव मंडल। ये जैव मंडल कहाँ पर पाया जाता है, जिन संसाधनों की प्राप्ति हमें कहाँ हो रही है, जीव मंडल से होती है। कहाँ से होती है, जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन पाया जाता है। सबसे मैंने पहला उदाहरण बताया था आपका मनुष्य, मत्स्य, पशुधन, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक वनस्पति हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्राणी जात भी आप ध्यान रखना है ना, ये वाला भी, ठीक है। कम से कम आपको 3 से 4 एग्जाम्पल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मछली हमने लगाई है, क्या आपका मत्स्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मत्स्य का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, जीव मंडल क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जीव मंडल होता क्या है आखिरकार। अब देखिए, हमने ये लिया आपका क्या, एक गोला हमारा ये है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर फिक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा,
यहाँ पर हम थोड़ा इसको भी फिक्स कर लें थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सही लगे, और इसके बाद इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जीव मंडल क्या होता है। यहाँ पर देखिए नीचे आपका क्या होता है, स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्थल मंडल हो गया। इसके बाद ये स्थल के बाद आता है जलमंडल, जलमंडल के बाद आता है वायुमंडल। ठीक है, ये वाला रहेगा आपका वायुमंडल। ठीक है, अब जयमंडल कहाँ पर है, ठीक है, जयमंडल कहाँ पर है, आपको ये बॉक्स यहाँ पर तीनों में मिल रहा है ना, ये वाला देखिएगा, मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूँ करके। ये वाली चीज है, ये वाला तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा जैव मंडल। क्या हो जाएगा, जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल में क्या क्या पाया जाता है, मनुष्य पाए जाते हैं, प्राणी जात पाए जाते हैं, पशुधन पाया जाता है, मत्स्य पाया जाता है, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं। आई होप आपको जैव मंडल समझ में आ गया होगा क्या होता है, और आपको फर्स्ट वाला भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जैव संसाधन का फर्स्ट वाला। ठीक है, ये अब इसके बाद अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि आपके पाए तो इसी में जाते हैं आपके जैव मंडल में, लेकिन क्या है, जीवित नहीं है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पर हम बताएं आपको, क्या हो जाएगा, चट्टान। क्या हो जाएगा आपका, चट्टान। ये एक आपका क्या होगा, इसका उदाहरण है। ठीक है, चट्टान आपका इसका उदाहरण होता है। पहले हम अब इन दोनों को समझाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपके नवीकरण और अनवीकरण में। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखिएगा हमने आपका जैव संसाधन बता दिया है यहाँ पर। अब देखिएगा अजैव संसाधन, देखिएगा अजैव संसाधन लिखना है यहाँ पर आपको, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन। देखिए इसमें क्या होगा, जैव में आपका सजीव वस्तु होता है। देखिए मनुष्य क्या है, एक निर्जीव वस्तु नहीं है, सजीव है। प्राणी पशु मत्स्य सभी क्या जीवित है, लेकिन अजैव इसमें क्या है, वो निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपका चट्टान और धातु, जितनी भी धातु हैं वो आपकी क्या निर्जीव रहती हैं। तो आपको देखिए आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझ में आया हो, क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर अब बढ़ते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर ये किसके आधार पर थे, उत्पत्ति के आधार पर थे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मतलब देखिए आप उत्पत्ति के आधार पर समझिएगा उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि जिसको मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के, हमने बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं किया है तब ये बने हैं। मनुष्य के बिना हस्तक्षेप की जो चीज बनती है वो क्या, उत्पत्ति के आधार पर बनाई है। जैसे जैव संसाधन अजैव संसाधन, इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसके बाद हमारा आता है समाप्तता के आधार पर, यानी कि ये समाप्त हो सकते हैं, और कुछ चीजें समाप्त होती है और कुछ चीजों को हम समाप्त होती है लेकिन बना लिया जाता है समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। ठीक है, अब नवीकरण संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद दोबारा उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, क्या कहलाता है आपका, नवीकरण संसाधन कहलाता है। इस संसाधन का उदाहरण आपके क्या हो जाएगा, इस संसाधन का आपका उदाहरण हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा या पवन चक्की बोल सकते हैं। ठीक है, पवन चक्की यहाँ पर लिख दें हम, पवन चक्की, पवन चक्की। ठीक है, देखिए ये क्या आपकी, ये नष्ट होने वाली चीज नहीं, जब तक आपका सूरज रहने वाला है तब तक सौर ऊर्जा आपकी रहने वाली है। तो ये एक बार खत्म हो जाएगी तो दोबारा से बना सकते हैं, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन मतलब है इन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया होने के बावजूद तब ये बन पाएगा। इसका उदाहरण है आपका देखिएगा पेट्रोल। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, पेट्रोल डीजल इसका आपका हो जाएगा। जितने भी वनस्पति से आपका हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जितने भी तरल पदार्थ आपको देखने को मिल रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो ये क्या है, देखिए ये लिमिटेड मात्रा में है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो उन्हें दोबारा बनाना मुश्किल है। इसलिए आप देखिए पेट्रोल डीजल अगर आपका खत्म हो जाएगा, मान लीजिएगा आप गाड़ी पे चल रहे हो,
गाड़ी पे चल रहे हो, पेट्रोल आपकी गाड़ी में है, ठीक है, आप जा रहे हो तो कहीं पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो दोबारा आप उसे बना नहीं सकते, आप उसके ढक्कन लगाकर पेट्रोल पंप पर आना पड़ेगा, पेट्रोल पंप डालोगे। तो पेट्रोल पंप पर भी तेल कहाँ से आता है, बड़े बड़े उद्योगों से वो लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन वहां से भी कब सरकार से लेते हैं, लेकिन ये लिमिटेड मात्रा में है, एक बार खत्म होने पर ये दोबारा प्राप्त नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं किस तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैव संसाधन आपको बता ही दिया है, देखिएगा समाप्तता के आधार पर, यहाँ पर दिया गया है समाप्तता के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर नवीकरण संसाधन दिया गया कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक यानी कि भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी देखिए भौतिक, हम पवन ऊर्जा करेंगे, पवन ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसके लिए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि मशीनें लगानी पड़ती हैं, तो उसके बाद ये हम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या होता है, भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका सौर तथा पवन ऊर्जा और तथा जल भी क्या है आपका यहाँ पर नवीकरण में रहेगा। वन और वन्य जीव भी क्या आपका यहाँ पर नवीकरण में ही आएगा, जल भी क्या आएगा आपका नवीकरण में ही आएगा, ठीक है, ठीक है। आपका क्या होगा, जल आपका क्या आएगा, नवीकरण में ही आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है कि आणविकरण संसाधन। आणविकरण संसाधन क्या होता है कि देखिए मैंने आपको बता दिया, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इन्हें दोबारा प्राप्त करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपका हो जाएगा तेल, कोयला और पेट्रोल भी हो जाएगा, ठीक है, डीजल भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल है, इसे आप एक बार नोट करिएगा। चलिएगा, नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिएगा हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो अब आते हैं हम यहाँ पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर देख ली है, समाप्तता के आधार पर देख लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी हम देख चुके हैं, समाप्तता के आधार पर भी देख चुके हैं। इसके बाद हमें देखना है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब कि अधिकार, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी समुदाय का अधिकार होगा, या फिर किसी सरकार का अधिकार होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा, लेकिन किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, इसमें कोई किसी न कोई अधिकार के लायक होगा, ठीक है। यानी किसी मतलब ये आपकी क्या है, मैं अभी मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल वुड से, तो ये डिजिटल वुड मेरा है, इस पर क्या मेरा अधिकार है। तो इस तरह से स्वामित्व का मतलब अधिकार होना चाहिए, ठीक है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो सबसे पहले अधिकार इसके अंदर का आता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि जैसे कि घर है, घर क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, जिसपे क्या है एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, संसाधन। जैसे कि आपका ये पेन, मानो पेन क्या है, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो क्या आप इसको ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड पर किसका अधिकार रहेगा, मेरा क्या रहेगा कि आपका रहेगा। देखिए बस स्टैंड एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं रहेगा, वो एक सामुदायिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, बस स्टैंड सामुदायिक हो जाएगा। रेल प्लेटफॉर्म क्या एक व्यक्ति का रहेगा, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का रहेगा, नहीं, ये सामुदायिक है, तो यानी कि आपका सामुदायिक हो जाएगा रेल। जैसे कि आपका शमशान घाट क्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति का है, उस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जाएगा, ठीक है, नहीं, वो आपका सामुदायिक आएगा, क्या आएगा आपका, वो सामुदायिक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, देखिए भारत में जितने भी अगर कहीं भी कुछ संसाधन निकलता है, कोयला, पेट्रोलियम, तो उस पर सबसे पहला अधिकार किसका होगा, उसका सबसे पहला अधिकार भारत सरकार का होगा। अब मान लीजिएगा कि आपका घर है, ये आपका घर मान लीजिएगा छोटा सा है, यहाँ पर आपका एक खदान निकला, यानी कि यहाँ पर कोयला निकला, ठीक है, और काफी मात्रा में है, ठीक है, काफी मात्रा में है ये कोयला। तो क्या इस कोयले पर आपका अधिकार रहेगा या फिर सरकार का अधिकार रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका यहाँ पर एक घर के अंदर क्या निकला है, कोयला निकला हुआ है, तो इस पर किसका अधिकार रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद देखिएगा हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, पहले आप इसको समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है।
ठीक है, अब हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं क्या होती हैं और इन पर किसका अधिकार रहता है। मैंने आपकी स्वामित्व पर और समुदाय के दोनों बता दिए हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये थोड़ा सा आपका देखिएगा यहाँ तक कुछ इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ इस तरीके से। ठीक है, देखिएगा इस साइड क्या होती है आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस साइड है आपका अरब सागर। ये आपको ध्यान देना होगा, अभी मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले समुद्री दूरी को नापते किसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं कि समुद्री दूरी को किस पे नापते हैं। आपको लिखना है कि समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं या फिर नापते हैं। ठीक है, नापते हैं। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर है आपका मान लो कि 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19.2 किलोमीटर इस तरीके से हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से ये आपका 19.2 किलोमीटर क्या है, बॉर्डर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। अगर इसके बाद कुछ भी संसाधन निकलते हैं तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, वो आपके आएंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के। और इसके अलावा 19.2 किलोमीटर के नीचे जितने भी अगर संसाधन निकलते हैं वो आपके किसके अधिकार में, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि 19.2 किलोमीटर के ऊपर जितने भी संसाधन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे आपके, वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन रहेंगे। और 19.2 किलोमीटर से जो जितने भी नीचे निकलेंगे वो राष्ट्रीय संसाधन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा भी। हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। चलिए इन पर हम देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मैंने आपको बताया था कि जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे आप देखिएगा भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। यानी कि जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है वो आपका निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला आता है आपका सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व यानी कि अधिकार, जिन संसाधनों का अधिकार एक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है, सभी लोग उस पर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें एक पर्टिकुलर एक कॉलोनी के लिए हो, पर्टिकुलर एक जिसके लिए समुदाय के लिए बनाया गया हो, लेकिन फिर भी क्या एक समुदाय के लिए रहेगा, किसी एक व्यक्ति के नहीं रहेगा। मंदिर हो सकता है किसी एक रिलीजन का हो, किसी एक धर्म का हो। ठीक है, तो उसमें क्या उस धर्म के सभी लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक समुदाय के लिए रहेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, पिकनिक स्थल हो गया और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, किसके लिए, पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते। अगर पूछा जाए किसी एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो तो व्यक्तिगत आपका हो जाएगा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। सभी के लिए उपलब्ध हो तो क्या हो जाएगा आपका सामुदायिक। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
देश में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, कहीं भी पाए, वो कैसे पाए जाएंगे, वो क्या कहलाए जाएंगे, वो आपके कहलाए जाएंगे राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं, ये ध्यान रखना। सॉरी पेन गिर गई थी। देखिए तकनीकी तौर पर क्या हो जाएंगे, ये सारे संसाधन कैसे होंगे, राष्ट्र के होंगे, भारत सरकार के होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में मैंने आपको बताया था, इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, देखिए तट रेखा से क्या है, तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, यानी जो तट रेखा है आपकी, तट रेखा उससे 200 किलोमीटर दूरी, 200 किलोमीटर दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि इसका जो भी क्षेत्र रहेगा उससे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये सीमा लगती है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, इसके बाद जो लग जाती है वो क्या कहलाती है आपकी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। यानी कि इसके बाद जो भी संसाधन निकलेंगी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रहेंगे। ठीक है, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर कुछ भी संसाधन निकल जाता है तो ये आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति मांगोगे, अगर वो सहमति दे देते हैं तो आप इन संसाधनों को निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो उपयोग नहीं किया जा सकता है संसाधन क्या कहलाते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हमारा आते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और एक बार अच्छी तरीके से इसको पढ़ना, आपको सारे क्वेश्चन से बनने लगेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।